शेड्यूल कास्ट कमीशन, इसके लिए देखिए फिर एक बार दोहरा लीजिए। वही पूछा जाता है कि कौन क्या है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से आने का पूरा चांस रहता है। और आपका ये में भी एक क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा इधर से। आपका अनुच्छेद 338 के साथ आपका यानी कि राष्ट्रीय एससी आयोग पढ़ना है। इसी के साथ आपका 366 का क्लास 24 पढ़ना है और 341 इसको कल बताया गया था, फिर एक बार दोहरा दिया जाए 1 मिनट में। पहला क्वेश्चन ये बनता है, इसको लिखवाएं भाई 2-3 अनुच्छेद में हो जाए तब लिखवा जाए। पहला प्रश्न ये बनता है कि अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो अगर डिफिनीशन पूछे तो सतर्क रहिए। अनुच्छेद 366 के क्लास 24 अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है। दूसरा क्वेश्चन, अनुसूचित जाति किसे माना जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो वे जातियां या मूल वंश जिन्हें अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति घोषित किया गया हो। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 341। अब अगला क्वेश्चन यूपीजे में भी आया है, पीसीएस में भी, कि अनुसूचित जाति की कैसे निर्धारित किया जाता है। तो निर्धारण का कार्य राष्ट्रपति का है, चाहे राज्य का मामला हो या संघ का। यानी कि संघ शासित प्रदेश है और संघ स्तर पर माने केंद्रीय स्तर पर एससी किसे माना जाए, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। राष्ट्रपति इस बात का निर्धारण करता है, लेकिन अपने मन से नहीं, अर्थात अपने विवेक से नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद की क्या सलाह। जो क्वेश्चन गलत होकर आता है वह राज्य का मामला है कि किसी राज्य के लिए एससी कैटेगरी का व्यक्ति कौन माना जाएगा। इसके लिए बस एक लाइन देखिएगा, राज्यपाल के परामर्श पर कौन करता है, राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल रिकमेंड केवल करते हैं। राष्ट्रपति चाहें तो उन जातियों को एससी माने या एससी न माने। यानी कि राज्य के भी मामले में राज्य को अधिकार नहीं है कि स्वेच्छा से किसी जाति को एससी कैटेगरी में घोषित कर दे। अगर राज्य करता है तो ये तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए। और भारत का राष्ट्रपति या तो पुष्टि करेगा या पुष्टि करने से क्या कर देगा, इनकार। उदाहरण भी आपको बताया गया था, और वह उदाहरण जो बताया गया था आपका अखिलेश जी के समय बताया गया था। 16 जातियों को इन्होंने एससी कैटेगरी में रखा, राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया। राज्यपाल भेज दिए थे लेकिन राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया, तो मामला लटक गया। इसका मतलब कि राज्य अपने मामले में शक्ति नहीं रखता कि वह किसी जाति को एससी घोषित कर दे या एससी से बाहर कर दे। ये मुख्य रूप से फैसला किसका होता है, भारत के राष्ट्रपति का, चाहे संघ स्तर पर हो या राज्य स्तर पर। याद रखिए। अब आपका फिर एक क्रम बनाइए। 366 के खंड 24 में एससी परिभाषित है। एससी कौन होगा, जिसे अनुच्छेद 341 के तहत एससी घोषित किया गया है। संसद को भी पावर है, याद रखिएगा। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, संसद को भी पावर है कि संसद क्या कर सकती है। तो जो लिस्ट राष्ट्रपति ने अधिसूचना द्वारा जो लिस्ट जारी की है, संसद को पावर है कि वह कानून बनाकर उसमें से कुछ जातियों को एससी कैटेगरी से बाहर भी कर सकती है। और संसद को पावर है कि कानून बनाकर
कुछ जातियों को उस लिस्ट में ऐड भी कर सकती है। किसको ये पावर है? पार्लियामेंट को। और क्या बनाकर? कानून। अब जो ये एससी 341 में घोषित हुए व्यक्ति, उनके हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहा जाएगा। और इस आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 338। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत? 300। आइए बैठिएगा। 338 के तहत यहाँ भी मैं बताया था, फिर दोहरा दिया एक बार दोहरा दिया जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि कितने लोग होते हैं, ये पूछ सकता है। तो 5 लोग होते हैं, बताया गया था। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 मेंबर। इनकी पदावधि और सेवा शर्तें क्या होंगी? ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करेंगे? राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? कि जो एससी के लिए कानून बने हैं या जो एससी के विकास कैसे किया जाए, इसका देख रेख करना और इत्यादि करना। तो कार्य आईएएस में पूछा जाता है बहुत अंदर से। इस प्रकार एससी आयोग भी समाप्त हो गया। अब आइए एसटी आयोग, तब ओबीसी आयोग चला जाएगा। 3 आयोग बता देना है। एसटी कौन होगा? अब आइए, सबसे पहले आपको देखना है आपका अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में? पहला क्वेश्चन तो 366 के किसमें? आपका 25। ये याद रखना है। अनुसूचित जनजाति की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद रखिए, ये कौन सा अनुच्छेद है आपका? तो 342। कौन सा अनुच्छेद? फिर एक बार याद रखिए भाई, अनुसूचित जनजाति की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये गलत ना हो। किस अनुच्छेद के तहत? 342। फिर एक बार समझिए, जो एससी के लिए हमने नियम बताया, वही सेम नियम एसटी के लिए भी लागू। कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दिया जाए। भारत का राष्ट्रपति किसी जाति या वर्ग या मूल वंश इत्यादि को एससी अधिसूचना द्वारा एसटी घोषित कर सकता है। और अगर राज्य का मामला है तो राज्यपाल की सलाह, राज्यपाल से परामर्श लेकर राष्ट्रपति राज्य के मामले में कौन वर्ग एसटी में आएगा, इसकी घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। संसद को फिर आ गया, बैठे भाई आ गया जी। देखिए भाई, संसद को ये पावर है कि वह राष्ट्रपति ने जो अधिघोषणा जारी की है, यानी कि जो नोटिफिकेशन राष्ट्रपति ने जारी किया है, संसद को पावर है कि उस नोटिफिकेशन में कुछ जातियों को एसटी के रूप में जोड़ सकते हैं और चाहे तो संसद कानून बनाकर कुछ लोगों के एसटी से क्या कर सकती है, ये याद रखिए। इसके बाद एसटी आयोग आइए, सेम आपका प्रावधान है लेकिन अनुच्छेद अलग है। एसटी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338A में किया गया। ये पूछ सकता है क्योंकि आयोग ही ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में? ये चांस है तो किसमें एसटी आयोग की स्थापना? राष्ट्रीय अनुच्छेद 338A में। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने लोग इस आयोग में होते हैं? 5। एक अध्यक्ष,
एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर। इनका मुख्य कार्य क्या है? एसटी के लिए जो कानून बने हैं क्या वे कानून अच्छे से लागू किए जा रहे हैं कि नहीं, और एसटी के अधिकारों के हनन होने पर जांच करना उनकी, और ऐसी दशा में यानी कि कुल मिलाकर एसटी के अधिकारों की रक्षा करना और सुझाव देना सरकार का कि क्या सुधार किया जाए, इस आयोग का मुख्य कार्य है। याद रखिए, कार्य इतना नहीं बताना है। अब तीसरा पॉइंट आ जाइए, आपका 2 आयोग आपका और बना। एक आपका पिछड़ा वर्ग आयोग और दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, अलग अलग है। अगला अनुच्छेद देखिए भाई, अब आगे बढ़ा जाए। इसमें अनुच्छेद आपका 338 ए तक हो गया, तो अनुच्छेद 338 ए के बाद 338 बी देखिए, पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अच्छे से इसको तैयार करिए। अनुच्छेद 338 बी में पिछड़ों के लिए आपका कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338 बी देखिए भाई, आपका 3 अनुच्छेद एक साथ देखिए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन कहा जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि सोशल और एजुकेशनल रूप से, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड यानी कि पिछड़ा वर्ग किसे कहा जाएगा? इसके लिए आपका देखिए क्या क्या पढ़ना है। पर अनुच्छेद वाइज देखिए, एक जगह मैं कोरिलेट भी कराऊंगा। सबसे पहले आपकी परिभाषा में देखना कि क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान में कहीं दी गई है, वो हम देखें। इसके बाद आपका जो देखना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन होगा, किसे माना जाएगा, या किस अनुच्छेद के तहत ये घोषित किया जाता है, तो वह अनुच्छेद गलत ना हो। किस अनुच्छेद के तहत? 342 से। और तीसरा जो देखना है डिटेल में कि इस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाता है, तो वह आयोग किस में है? तो अनुच्छेद 338 किसमें? बी। यानी कि हमें 3 देखते हैं। एक सेकेंड, 366 में परिभाषित तो 26 सी आपका, 26 सी देखिए भाई, आपका अनुच्छेद 366 का खंड 26 सी, ऐसे लिखना है भाई 26 सी, यानी कि आपका 26 में ABC दिया है। तो फिर एक बार याद रखिए, आपका अच्छे से इसको तैयार रखिए। यहाँ से क्योंकि ये नए प्रावधान जोड़े गए हैं, इसलिए आपका कर सकते हैं कि गलती हो सकती है। 102वां माने आपका संविधान संशोधन 2018 में ये सब जोड़े गए, यानी कि ये नए प्रावधान है, यहाँ पूछा जा सकता है। क्योंकि बिहार संशोधन से भी एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि 99वां पूछा था। तो अभी हम लिखवाएंगे इसको, पहले समझ लीजिए यही एक आयोग बचाएगा। और इसके बाद पिछड़ा वर्ग एक, तो ये कौन सा पिछड़ा हम बता रहे हैं? पिछड़ा वर्ग नहीं, कैसा रूप से पिछड़ा? नहीं, आर्थिक
आगे बैठिए, इधर आ जाइए। फिर एक बार देखिए, यही गलती हल्का हल्का एक जो प्रश्न है, यही गलती होती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा। देखिए इस पर थोड़ा डिटेल में हम कर देते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं तब आपका बताते हैं भाई। देखिए जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात है, पिछड़ा वर्ग के लिए दशाओं के आपका अन्वेषण के लिए भारत का राष्ट्रपति अगर केवल ये दे दे कि पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुच्छेद के तहत बनता है तो 338 भी न मार दीजिएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 में है, अभी हम बताएंगे उसको, अभी बताया नहीं। लेकिन अगर दे दे, हल्का सा देखिए चेंज करेगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग तो अलग, और केवल पिछड़ा वर्ग दे दे तो अलग करिएगा। यानी कि अब आपको हम चार लास्ट में एक जगह एकत्र करवाएंगे, लास्ट में हम चारों आयोग एक जगह एकत्र करवा देंगे बताते समय। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, अगर पिछड़ा वर्ग दे तो बिल्कुल 338 भी न मारिए, पिछड़ा वर्ग कहाँ 340। और इसी में एक शब्द केवल घुमा दे कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन होगा, तब आपका ये 3 अनुच्छेद काम करेंगे। कौन कौन? 366 का खंड 26 अनुच्छेद 342 और 338 कौन बी? बी मतलब ख और ए मतलब क, ये नहीं कि आप गड़बड़ा देंगे। देखिए अच्छे से देखिए भाई, इसको 366 सोशल और एजुकेशनल रूप से पिछड़ा कौन होगा, ये पूछ सकता है कि इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है। तो थोड़ा हम व्यापक 2-3 मिनट व्यापक रूप देते हैं इसका भाई, तब आपका सही रहेगा। देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। उन्होंने सिफारिश की थी कि इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में इतना रिजर्वेशन दिया जाए। आपका बीपी सिंह सरकार ने उसको लागू भी किया। इसको चुनौती दी गई इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के बाद। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि केवल जाति के आधार पर सामान्यतः रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो कब जाति के आधार पर केवल माने जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, जब उस जाति के सभी लोग इस रूप में पिछड़े हों, सामाजिक और शैक्षणिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी आर्थिक रूप से पिछड़े का उल्लेख नहीं किया। यानी कि पिछड़ा कौन होगा, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या हो पिछड़ा, ये बात न करे भाई, ये उच्चतम न्यायालय ने बताया। अब जब मोदी जी आए तो इसमें काम का जोड़ दिया, अनुच्छेद 15, 16 तमाम है। आर्थिक रूप से पिछड़े, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा। कोई डिटेल में नहीं चल रहा है। और इसको उच्चतम न्यायालय में चैलेंज भी किया गया। अब उच्चतम न्यायालय क्या फैसला देता है, क्योंकि कहीं भी संविधान में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वहीं जो नीति निर्देशक तत्वों में 1-2 अनुच्छेदों में आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की सहायता है, सरकार उसी आधार को उठावे। और कहीं संविधान में मूल अधिकार में निर्देशक तत्वों में कि सरकार आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की क्या करेगी, सहायता।
तत्पश्चात आपका मोदी जी ने ये सोचा कि पिछड़ा वर्ग आयोग तो 340 में है ही, और ये जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है इसके लिए अलग आयोग बनाया जाए और अलग सब कुछ किया जाए। तो 3 अनुच्छेदों में जोड़े गए नए अनुच्छेद 366 का खंड 26 सी जोड़ा गया, अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया और 338 कौन जोड़ा गया। अब ये पूछ सकता है कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 102 तीनों। अब देखिए सही रहेगा भाई बता रहे। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान में कहाँ दी गई है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो, कहाँ दी गई है। अनुच्छेद 366 26 के दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन होगा, इसकी घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसकी घोषणा अनुच्छेद 342 ए के तहत की जाती है। किसके तहत? अनुच्छेद 342 के। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद को भी पावर है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना में कुछ को हटा दे या कुछ को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा के रूप में जोड़ दे। तो कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद आपका अनुच्छेद 338 भी देखना है। देखिए भाई अब सही रहेगा। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखिए अनुच्छेद 338 थी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा, यानी कि इस आयोग का नाम होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए अब ये समस्या आई कि अनुच्छेद 340 और इसमें अंतर क्या है। तो अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग गठित करना ये बाध्यकारी नहीं था। राष्ट्रपति समय समय पर क्या करते थे? गठित करते थे। लेकिन अब अनुच्छेद 338 भी में आपका पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करना क्या है? बाध्यकारी होगा, यानी कि अब गठित किया जाएगा। अगला देखिए, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे, और इनका सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे और इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। अब इनका कार्य नहीं देखना है बहुत ज्यादा। अब आ जाइए आपका अनुच्छेद 342 ए आइए। 342 से बताया जा चुका है। अब एक अनुच्छेद इधर बचा है 340। पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। देखिए भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वो झेल रहे हैं उनके कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक आयोग बना सकता है। तो समस्या ये आई कि अनुच्छेद 338 बी में भी है और 340 में, तो दोनों में अंतर क्या है। अब 340 का ज्यादा महत्व नहीं रहा, क्योंकि अनुच्छेद 338 बी में भारत का राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए अब क्या होगा? इसमें बना सकता है, मैंने बात नहीं था, और उसमें वो आयोग हमेशा क्या करेगा। इस प्रकार लास्ट में क्रम बता दिया जाए आपको ताकि गलत ना हो भाई, इसी क्रम से लिखना भी है। क्रम ये है कि पहले आपका ये देखना है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। इस अनुच्छेद के तहत 300, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए कितना बताया गया था? 67। ये रट्टा मारना। इसके बाद अनुच्छेद 332 के तहत आपका विधानसभा में एससी और एसटी की सीटें
क्या की गई है। इसके बाद आपका देखना है एससी ओबीसी, पहले देखा जाए भाई अति पिछड़ा ओबीसी आयोग, ये एक जगह एकत्र कर लेना है। फिर एससी आयोग और तीसरा कौन सा, और सबसे अच्छा तरीका है ओबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन होगा, ये परिभाषा 366-26 किसमें ठीक। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत घोषित ये लोग होते हैं, तो 342 ए, और इनके लिए आयोग पूछे तो 338 बी। 3 अनुच्छेद एक साथ निकाला जाएगा। इस माने इनके लिए आयोग किस अनुच्छेद के तहत 338 बी। एससी की पर एससी में आ जाइए, क्रम से याद रखिएगा। एससी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो अनुच्छेद 366 के 21 क्लास में 24। एससी की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत 341, और एससी आयोग किस अनुच्छेद के तहत 338। एससी एक जगह हो गया। इसके बाद एसटी के लिए, एसटी कौन, एसटी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 366 के 21 क्लास में 25 में एसटी की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत 342 के तहत, और एसटी आयोग बनवा दीजिए तो 338 है। यानी कि ये जो 9 अनुच्छेद दिख रहे हैं और 2 एक्स्ट्रा बताया गया, यानी कि आपका 330 और 331 और एक 340, ये लगभग आपका 12-13 अनुच्छेद रखा होकर जाना है। और 1 या 2 क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांस है बिहार में, ये में भी बना था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ तो बना था ना, तो 1 क्वेश्चन बनेगा। और याद रखिए एपीओ में भी लिखिए भाई, शॉर्टकट में लिखिए तब आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 330 से लिखवाना है, 4-5 लाइन के लिए लिखवा लिखिए। अनुच्छेद 330 हल्का तेजी लाइए लिखने में, ताकि अगला चैप्टर में शुरू किया जाए। अनुच्छेद 330 लिखिए, लोकसभा में एससी तथा एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। लोकसभा में एसटी तथा एसटी के स्थानों के लिए आरक्षण। लिखिए, वर्तमान समय में एससी के लिए 84 सीटें। इसमें आगे लिखिए, वर्तमान समय में एससी के लिए 84 सीटें 84 आ सकता है, तथा एसटी के लिए 47 सीटें यानी कि 47 सीटें लोकसभा में रिजर्व है। एससी के लिए 84, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, प्रिंट में केवल काम करेगा। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए कितना 47। अगला लिखिए भाई आपका अनुच्छेद 334 के अनुसार, इसी में लिखना है आप। अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 के अनुसार लोकसभा में एससी और एसटी की सीटें, लोकसभा में एससी तथा एसटी की सीटें केवल 10 वर्ष के लिए, केवल 10 वर्ष के लिए आरक्षित की गई थी, आरक्षित की गई थी। लेकिन संविधान में संशोधन करके, लेकिन संविधान में संशोधन करके, तो ये पूछ सकता है भाई किस अनुच्छेद में संशोधन, वो जो लिखवाया जा रहा है कौन सा अनुच्छेद चल रहा है,
334 एक कोट में लिख लीजिए 334 में संशोधन कर, संविधान में संशोधन या न ये भी गलत हो जाए। तो इसी अनुच्छेद में यानी कि संविधान में संशोधन करके यह समय एक बार में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। यह समय एक बार में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। मैंने 10 की जगह 20 कर दिया गया, 20 साल हो गया। 20 की जगह क्या कर दिया गया 30, 30 के बाद आपका 40, ऐसे 10 साल बढ़ाया जा रहा है। आपका ये हो गया आपका 330 और इसी के साथ कौन सा अनुच्छेद 334। अगला लिखिए 332 अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में लिखे थे इसे भाई, राज्यों की विधान सभाओं में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। राज्यों की विधान सभाओं में एससी तथा एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। ये भी वही नियम चलेगा, 10 साल के लिए किया गया था। राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया था और इसमें आपका 10 साल के लिए ही किया गया था। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ टेक्निकल बन सकता है। वह ये क्वेश्चन बन सकता है कि एससी और एसटी के लिए कहाँ सीटें आरक्षित नहीं, तो राज्यसभा में नहीं है और विधान परिषद में भी नहीं है। केवल कहाँ है लोकसभा अनुच्छेद 330 और राज्य विधानसभा अनुच्छेद 332। तो कहाँ नहीं है राज्यसभा और विधान परिषद। लिखिएगा अलग से लिखिएगा, इसको अनुच्छेद नहीं है, बिना अनुच्छेद के लिखवाया जा रहा है। लिखिए एससी तथा एसटी के लिए, एससी तथा एसटी के लिए राज्यसभा तथा विधान परिषद में, राज्यसभा तथा विधान परिषद में, राज्यों में जो विधान परिषद होती है, राज्यसभा तथा विधान परिषद में सीटें आरक्षित नहीं है, सीटें आरक्षित नहीं है। अगला लिखिए अनुच्छेद 331। अगला अनुच्छेद लिखिए भाई, एक जगह एकत्र करवा के चल रहा है। अनुच्छेद 331 और इसी के साथ 338 भी पढ़ना है और ये निश्चित करा देना है। देखिए सुना में रखना है किस संविधान 2019 में 103 है, 2018 एक बार ना किसी के पास फेवरेट हो तो देखिए, तो ना करते हैं। देखिए अनुच्छेद 100 ये 1% और संविधान संशोधन इसमें लिखा है 341 333 के नीचे देखिए, एक 104 है ना 2019 याद नहीं आ रहा है, अब 1-2 पॉइंट मिस कर जाता है, दिमाग में कितना याद है। ठीक है, आपका भाई लिखने पर देखिए 36 से 31 में देखिएगा, एक बार फिर देखिए हम देखेंगे।
चलिए इसको हम लिखवा दे रहे हैं आगे अब इसको हम कंफर्म करके लिखवाएंगे जो नया कमाया होगा उसी में दिया होगा पुराना में मुश्किल है। अगला हमसे चलिए 4-5 लाइन छोड़ दीजिए इसको हम लिखवाएंगे कल खोज कराएंगे इधर उधर हो जाएगा फिर गलत बात करा जाएगा नहीं कंफर्म है तो छोड़ दीजिए। अगला लिखिए भाई पहले एससी हेडिंग डालेंगे एससी के बारे में प्रावधान एससी के बारे में प्रावधान पहले एससी लिखे एक्टिव फिर आपका और लिखा एससी के बारे में प्रावधान लिखिए एससी की परिभाषा एरो बनाकर लिखते रहिए एससी की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लास 24 में दी गई एक दो लाइन लिखना है ज्यादा नहीं लिखे एससी की परिभाषा अनुच्छेद 366 की क्लास 24 में दी गई है। दूसरा लिखिए अनुच्छेद 341 हेडिंग डालिए अनुच्छेद 341 लिखिए इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 341 में लिखिए इस अनुच्छेद के तहत कौन व्यक्ति या वर्ग एससी कैटेगरी में आएगा इस अनुच्छेद के तहत कौन व्यक्ति या वर्ग एससी कैटेगरी में आएगा इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पैराग्राफ इसी में चेंज करके लिखना लिखिए संघ तथा संघ शासित प्रदेश के लिए संघ तथा संघ शासित प्रदेश के लिए भारत का राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। अलग अलग मैं करवा दे रहा हूँ दोनों संघ तथा संघ शासित प्रदेश के लिए भारत का राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है जबकि राज्य के मामले में यही अंडरलाइन करना है जबकि राज्य के मामले में उस राज्य की राज्यपाल अंडरलाइन कर लीजिएगा ये इसकी राज्य के मामले में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति उस राज्य के लिए दो बार हो गया क्या उस राज्य ठीक है भारत का राष्ट्रपति उस राज्य के लिए एससी कौन होगा एससी कौन होगा इसकी घोषणा करता है इसकी घोषणा करता है। इसी लाइन में भी लिखना है भारत की संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि भारत की संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में
राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कुछ वर्गों को एससी के रूप में जोड़ सकती है, कुछ वर्गों को एससी के रूप में जोड़ सकती है, ऐड कर सकती है, जोड़ सकती है तथा कुछ वर्गों को एससी से बाहर, जबकि कुछ वर्गों को एससी कैटेगरी से बाहर कर सकती है। यानी कि दोनों पावर हैं और सूचना में कुछ लोगों को क्या करना, जोड़ना या बाहर करना, किसको पावर है, पार्लियामेंट को, लेकिन क्या बनाकर, कानून। लिखिए अगला, लिखिए अनुच्छेद, पैराग्राफ चेंज करें, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। लिखिए भाई आपका, इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये आयोग कुल 5 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। ये आयोग कुल 5 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। लिखिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। इसमें अभी 2 लाइन और इनकी जैसे लिखे, इस आयोग के व्यक्तियों की सेवा शर्तें और पदावत, इस आयोग के व्यक्तियों की सेवा शर्तें एवं पदावत का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर किया जाएगा। इस आयोग के व्यक्तियों की सेवा शर्तें एवं पदावत कितने समय तक रहेंगे, पदावत का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर किया जाएगा। नियुक्ति हो गई ना कि राष्ट्रपति करता है। लिखिए इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक लाइन और लिखिए, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला आयोग लिखिए भाई, एसटी हो गया आपका, तो एसटी आयोग लिखिए, लिखिए आपका। उसके बाद आपका पिछड़ा वर्ग आयोग चला जाएगा। एसटी आयोग हेडिंग डाल लीजिए, एसटी के बारे में प्रावधान, यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान, एसटी के बारे में प्रावधान। लिखिए पैराग्राफ चेंज कर, संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में एसटी को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 366 के खंड 25 में एसटी को
परिभाषित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक नालिक परिभाषा, जिसमें यह कहा गया है कि FT वह होगा जिसे अनुच्छेद 342 के तहत FT घोषित किया गया है। अनुच्छेद 342 के तहत FT घोषित किया गया है। अब तुरंत अनुच्छेद 342 लिखना है। लिखिए अनुच्छेद 342 तुरंत लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 342। लिखिए कौन वर्ग या व्यक्तियों का समूह FT में आएगा, इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राज्य के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, लेकिन राज्य के मामले में राष्ट्रपति जोड़ लीजिएगा, किसी भी राज्य में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद घोषित कर सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि इसी अनुच्छेद में अभी लिखवाया जा रहा है 342 में, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि बनाकर राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि बनाकर राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कुछ वर्गों को ST के रूप में जोड़ सके, या उससे बाहर कर सके। दोनों काम हो सकता है, या उससे बाहर कर सके। अगला लिखिए अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338 ए लिखिए राष्ट्रीय FT आयोग। बात न करिए भाई, राष्ट्रीय FT आयोग किस अनुच्छेद के तहत 338 ए, ये याद करना। लिखिए इस आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कोई 4-5 लाइन लिखना है। इस आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह आयोग 5 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। यह आयोग 5 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। 5 व्यक्ति होंगे। यह आयोग 5 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा
एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य। सेम नियम है, कोई अंतर नहीं। अब अगला ये है, देखा जाए आपका लिख लीजिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। डाल लीजिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366(26) में, संविधान के अनुच्छेद 366 कोर्ट में 26 लिखेगा, इस बात से लिखेगा, कैपिटल नहीं। अनुच्छेद 366 कोर्ट में 26 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, इसके अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग वह होगा। इसके अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग वह होगा जिसे अनुच्छेद 342(a) के तहत, लिखिएगा, जिसे अनुच्छेद 342(a) के तहत घोषित किया गया। इसके तहत घोषित किया गया हो अनुच्छेद 342(a) कैपिटल है, नाम यानी कि क के तहत घोषित किया गया। अगला लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके अगला हमसे लिखिए 342(a), 342(a) हेडिंग डालिए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। यही घोषित किया जाता है 342 में। लिखिए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। लिखिए, इनकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के मामले में राष्ट्रपति, वही नियम से चलेगा, अंतर नहीं। राज्य के मामले में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात इसकी घोषणा कर सकते हैं। राज्य के मामले में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात इनकी घोषणा करते हैं। बाद में राष्ट्रपति मानने के लिए बार बार लिखा जा रहा है। और फिर वहीं संसद चाहे तो किसी वर्ग को आपका पिछड़ा वर्ग से कानून बनाकर क्या कर सकते हैं, इस वर्ग में से बाहर, और किसी को क्या कर सकते हैं, अब वो नहीं लिखा जा रहा है, बार बार एक ही बात। अगला लिखिए, अनुच्छेद
338 बी। अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 338 बी। ये पूछ सकता है, नया क्वेश्चन है भाई। अनुच्छेद 338 बी देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। हेडिंग डालिए, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। आप लिख करके लिख लीजिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। आप लिख करके थोड़ा लिख लीजिए, आप लिख करके बना लीजिएगा, फिर बना आप लिख करके, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हो सकता है पूछ सकता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 21 अनुच्छेद के तहत गठित होता है। तो अनुच्छेद 338 के 21वें अनुच्छेद बी नया अनुच्छेद है। लिख के पैराग्राफ चेंज करते, लिख के 3-4 लाइन लिखना है केवल। इस वर्ग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नाम लिखवा दिया गया, बार बार नाम लिखवा दिया, नहीं इस वर्ग नहीं भाई, आयोग। आयोग बना लीजिए वर्ग की जगह भाई। इस आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग कुल 5 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। तीनों में सेम ही चल रहा है, कोई अंतर नहीं, बस अनुच्छेद का अंतर है और कार्य का थोड़ा बहुत। यह आयोग कुल 5 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। वहीं पे लिखना है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। लिख लीजिए भाई, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। फिर आप पूछ सकते हैं कि नियुक्ति तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। इसमें आपका ये यानी कि आपका अनुच्छेद 1 अनुच्छेद बचाने के बाद अनुच्छेद 340 आगे लिखिए। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए। अनुच्छेद 340 से पूछा जाता है ज्यादा, ये ज्यादा पूछा जाता है। कम बिहार में कौन पूछा गया? 340, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। तो कौन आयोग बनाएगा? राष्ट्रपति बना सकता है। इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, इसमें आपका कितने लोग होंगे इसका कोई मतलब नहीं, मैंने इसका कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो बनाए और चाहे तो बनाने से क्या कर दे, इनकार। कब बनाए कब नहीं, इसीलिए अलग हमें लगता है कि कर दिया गया। यह बनाना क्या होगा 338 में बाधिकार। लेकिन जो भी कारण रहा, अनुच्छेद 340 काफी महत्वपूर्ण हमेशा कंपटीशन में रहा है, हमेशा ये क्वेश्चन बनता है। जो भी कारण रहा आपका कह सकते हैं कि बहुत बार बना है, इसको रट कर जाना है भाई। तो इस प्रकार इधर की जो बातें थी, और निश्चित है कि आज 2 क्वेश्चन आएगा। अब भाई गलत ना अनुच्छेद याद करके